नमस्कार मित्रों, जेके शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम क्लास 6 के अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत की प्रमुख रूप से महाकाव्यकालीन राजस्थान के प्रमुख पौराणिक क्षेत्र और मौर्यकालीन जो राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र और राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र एवं अंचल, तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे। टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। पढ़ते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसलिए हम सबसे पहले प्रथम जो इस चैप्टर का प्रथम तथ्य वो पढ़ते हैं कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, वांगड़, मांड, शेखावटी, ढूंढान राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम है। यानी कि राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र में क्या क्या नाम हुआ करते थे, तो मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, वांगड़, मांड, शेखावटी, ढूंढान राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम है। ये तो राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम है। और इसके साथ राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है वह पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। यह जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा यहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल प्रदेश, मरु प्रदेश, शिवी जनपद, मेवाड़ प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र इत्यादि। प्राचीन काल में आर्य ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता में इन राजस्थान के कई जनपदों का वर्णन मिलता है। यानी कि एक तरफ हम देखें तो राजस्थान के जो प्राचीन नाम है उनका जिक्र हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो वह है महाभारत और संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का वर्णन मिलता है। जैसे कि आइए हम इस मैप में देखते हैं, जैसे कि जांगल प्रदेश, मरुकांतर, यानी कि प्राचीन समय में जो राजस्थान के इस वाले भाग को, जो कि आज का जो वर्तमान में हनुमानगढ़ और गंगानगर है, उस क्षेत्र को हम जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। उस समय यह क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मरुकांतर यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के जो जिले हैं, वह उस समय मरुकांतर या उनको मरु प्रदेश कहते थे, जिसका जिक्र संहिता ग्रंथ में मिलता है। इसी प्रकार मत्स्य जनपद जो कि सुरसेन, ये इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया था। महाभारत एवं संयुक्त ग्रंथ में राजस्थान के कई जनपदों का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार इन सभी जनपदों का जो वर्णन है वह कहाँ मिलता है, तो महाभारत और संहिता ग्रंथों में। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का वर्णन मिलता है। यानी कि हम जानते हैं कि जो वैदिक काल में जो आर्य जो आए थे भारत के अंतर्गत, उन्होंने अपनी छोटी छोटी बस्तियां बसाई और उनको एक जनपद का नाम दिया। इन्हीं जनपदों का जो उल्लेख है वह हमारे महाभारत एवं संहिता ग्रंथ में मिलता है। तो आइए अब हम एक एक करके इनका विस्तार से इनकी चर्चा करें। आइए अब बात कर लेते हैं हम पर्टिकुलर रूप से एक एक क्षेत्र के नाम। जैसे हम देखते हैं कि आइए अब हम बात कर लेते हैं एक एक क्षेत्रों के अलग अलग रूप से उनका अध्ययन। जैसे कि मरु प्रदेश, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंतर्गत मरुकांतर या इसे हम कह सकते हैं मरु प्रदेश, जो कि राजस्थान के आप देख पा रहे हैं कि यह पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित है। तो अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि राजस्थान में मरुकांतर या मरु प्रदेश नाम से कोई क्षेत्र हुआ करता था, प्राचीन क्षेत्र हुआ करता था। तो उसकी जानकारी हमें जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथ जैसे कि ऋग्वेद में मिलती है, रामायण महाभारत में मिलती है, चरक संहिता में मिलती है और बृहद संहिता में मिलती है। तो आप एक तो ये बात याद रखिए कि हमें मरुकांतर मरु प्रदेश ऐसा क्षेत्र था, इसकी जानकारी हमें पौराणिक ग्रंथ ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, चरक संहिता और बृहद संहिता से मिलती है कंप्लीट। इसके बाद अब हम देखते हैं कि मरु प्रदेश आर्यों का आरंभिक जनतंत्र था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि मरु जो प्रदेश है यह आर्यों का आरंभिक जनतंत्र था, यानी कि उनके रहने की बस्ती थी प्राचीन। सबसे पहले यह जब आर्य आए थे तो उस समय इनका प्रारंभिक सबसे पहले यहीं आकर बसे थे, यानी कि यह इनका प्रथम जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार की बीकानेर,
नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर व बाड़मेर के कुछ भाग आते हैं। यानी कि यहाँ जो जिले हैं जैसे कि बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर और बाड़मेर के कुछ क्षेत्र अभी वर्तमान में आते हैं, जो कि आर्यों का आरंभिक जनतंत्र था। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र, जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। इसी से वर्तमान में अब हम इसी के द्वारा मरुकांतर से ही जैसे कि जांगल, कुरु और मध्य जांगल जनपदों का निर्माण होता गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले आर्य यहाँ आके बसे थे, छोटी छोटी बस्तियां बनाई थी, जिसे इनका आरंभिक जनतंत्र इसको माना जाता है। यहीं से फिर जांगल, मध्य और कुरुक्षेत्र नामक और जनपदों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि यह आरंभिक जनतंत्र था इनका। तो ये तो हमारा रहा मरुकांतर के बारे में ये वर्णन हुआ। हम देखते हैं कि इसी के साथ इसी से जो अलग जनतंत्र उदय हुआ उसका था जांगल प्रदेश। तो आइए हम बात करते हैं जांगल प्रदेश की। तो इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। यानी कि दो जिले बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। पौराणिक आख्यानों या कह सकते हैं कि पौराणिक जो किंवदंतियां हैं उसके अनुसार यादवों के बलराम, कृष्ण तथा द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से होकर गुजरते थे। यानी कि जो भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम, ऐसा माना जाता है कि उस समय जब ये द्वारिका या जो समुद्र के किनारे जो द्वारिका गुजरात के अंदर है, तो वह द्वारिका जाते समय इस जंगल प्रदेश से ही होकर गुजरते थे, जाते थे। यहीं से ये यहाँ से होकर जाते थे। इस प्रकार ये यहाँ द्वारिका हम जानते हैं कि ये गुजरात और गुजरात के यहाँ द्वारिका, तो यहीं पर द्वारिका नामक जो नगरी थी उनकी, वहां वह जाते थे। तो अब हम बात करते हैं अगले जो जनपद है उनके बारे में, मत्स्य जनपद की बात करते हैं मत्स्य जनपद और सुरसन जनपद की। तो देखिए सबसे पहले मत्स्य जनपद राजस्थान में किस ओर है, तो हम देखते हैं कि राजस्थान में मत्स्य जनपद है वह राजस्थान के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित था। अभी वर्तमान में यहाँ पर जो है वह अलवर या भरतपुर के जिले हैं। तो देखिए मत्स्य जनपद जो था वह महाकाव्य कालीन राजस्थान में के अंतर्गत, यानी महाभारत के समय इसमें कौन सी इसकी राजधानी थी और क्या क्या इसकी विशेषता थी हम देखते हैं कि, तो इसका उल्लेख हम देखें तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के प्राचीन ग्रंथ जो हमारे जो ग्रंथ है उसमें प्रथम ऋग्वेद ग्रंथ में इसकी जानकारी मुख्य रूप से मिलती है। इसके साथ महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बेराट थी। यानी कि इसकी जो राजधानी थी वह थी महाभारत काल के समय विराटनगर, जिसे कि हम बेराट भी कहते थे। और देखते हैं कि यह जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था। यहाँ अलवर और यहाँ जयपुर, इस दोनों के मध्य यह स्थित था मत्स्य जनपद उस समय। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने किया। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि यहाँ इस क्षेत्र का जो है वर्णन चीन के एक यात्री थे जो कि युआन च्वांग यात्री ने भी यहाँ का बेराट यानी कि जो राजधानी में विराटनगर में आकर यहाँ का वर्णन किया गया है इसका। हम देख लेते हैं कि सुरसेन जनपद। आइए अब हम चर्चा करते हैं सुरसेन जनपद की। सुरसेन जनपद की अगर हम बात करें तो सुरसेन, इसकी राजधानी जो थी वह थी मथुरा। इसकी राजधानी मथुरा थी। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सुरसेन जनपद में सम्मिलित थे। यानी कि जो वर्तमान में जो भरतपुर, धौलपुर और करौली तीन जो जिले हैं वह उस समय सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। और 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सुरसेन का उल्लेख किया है। यानी कि जब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब सिकंदर के समय कुछ यूनानी इतिहासकार थे, यूनानी लेखक थे, उन्होंने इस सुरसेन जनपद का वर्णन उनके ग्रंथों में किया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बयाना प्रशस्ति में भी सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। बयाना प्रशस्ति जो कि हमारे भरतपुर के बयान नामक स्थान पर लगी हुई है, उस प्रशस्ति में भी जो है वह सुरसेन जनपद हुआ करता था, ऐसी जानकारी हमें इस बयाना प्रशस्ति से भी मिलती है। इसी के साथ हमें यूनानी लेखकों के इन्होंने भी इस ग्रंथ का वर्णन किया था।
सिकंदर के आक्रमण के बाद अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और तक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी, जो कि अपने शौर्य, साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, जिसमें कि मालव, शिवी, जैन, अर्जुनन। यानी कि हम देखते हैं कि जब सिकंदर का 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उस समय वहां की कुछ जो जनजातियां थी, जैसे कि पंजाब और तक नामक जो जन क्षेत्र से जो कुछ जनजातियां थी, जो कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वह राजस्थान में आकर बस गई थी, जैसे कुछ अपने साहस और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थी, जैसे कि अर्जुनन और मालव और शिवी, ये मुख्य जातियां, जो कि अब हम इन जातियों का अध्ययन करते हैं कि किस किन क्षेत्रों में यह अर्जुनन और मालव शिवी जनपद की जो जातियां थी वह आकर बस गई थी। अब बात कर लेते हैं हम अपन शिवी, जो जातियां सिकंदर के समय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो जातियां थी पंजाब और तक क्षेत्र से लेकर जो राजस्थान में आकर बस गई थी, उन्हीं जो जातियां थी, उन्हीं के जातियों के बसने के, उनके आधिपत्य के कारण फिर वहां के जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से जैसे शिवी जाति के कारण शिवी जनपद कहलाए, और मालव जाति बसने के कारण मालव जनपद कहलाए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले शिवी जनपद, आप देख पा रहे हैं कि शिवी जो जनपद है वह वर्तमान में अभी इस जगह उदयपुर संभाग है, तो यानी कि उदयपुर संभाग के आसपास है यह शिवी जाति आकर बस गई थी, और इस प्रकार इस क्षेत्र का नाम शिवी जनपद पड़ गया। तो अब हम देखते हैं कि देखिए आधुनिक उदयपुर के पूर्व और पश्चिम उत्तर के संभागीय प्रदेश में शिवी जाति के आधिपत्य के कारण यह क्षेत्र शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। यानी कि उदयपुर जो है उसके पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में, जो संभागीय प्रदेश है इसके उत्तर में मुख्य रूप से जो शिवी जनजाति के आधिपत्य के कारण यह क्षेत्र शिवी जनपद कहलाया। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो माध्यमिका है, जो कि मुख्य रूप से चित्तौड़ के पास एक गांव है जहां पर इसके अवशेष मिले हैं। जैसे इसके अवशेष चित्तौड़ के पास नगरी नामक एक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाड़ भी कहते हैं। यानी कि इस जो शिवी जनजाति के जो अवशेष है कि इसकी राजधानी मध्यमिका नामक एक नगरी जो गांव है वह चित्तौड़ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वहां पर इस प्रकार के जाति है उसके अवशेष मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राचीन समय में शिवी जनपद की जाति निवास करती थी, जिसके कारण इस क्षेत्र को शिवी जनपद कहते हैं। और इसी के साथ इसको मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाड़ भी कहते हैं, जो कि पूरा संपूर्ण रूप से उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का भाग आता है। ये देख पा रहे आप चित्तौड़ और उदयपुर का भाग। तो ये तो हो गया शिवी जनपद के बारे में। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुनायन जो जाति है यह मुख्य रूप से भरतपुर की साइड में आकर बस गए थे, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में। जो ये भी एक साहस और शौर्य से पराक्रमक एक जाति थी, जो कि भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी शत्रुओं को परास्त किया था। यानी कि जो अर्जुनायन जो जाति है उन मालव जो विदेशी शत्रु थे उनको भारत से खदेड़ा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अर्जुनन जाति है मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर प्रांत के अर्जुनन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मालव जनपद है वह वर्तमान में देखिए इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है और अभी किस क्षेत्र में यह मालव जनजाति फैल गई थी। जैसे कि हम देखते हैं कि मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट एक नगर था। यानी कि जयपुर जो है यहाँ एक निकट एक नगर था जो कि मालव की शक्ति का एक केंद्र हुआ करता था। और बाद में टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव क्षेत्र के कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। और यानी कि जो वर्तमान में बात करते हैं, कालांतर में बात करते हैं, ये अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव की दिग्विजय के देश के अंतर्गत आता था। यानी कि कालांतर में जो है अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। यानी कि हम देखते हैं कि टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जो है वह मालव जनपद के अधीन आता था। और मालव की दिग्विजय का योग अभिलेख, यानी कि इन जो मालव जो जनजाति थी इनके जो एक अभिलेख है जो कि भीलवाड़ा के नानसा नामक स्थान पर लिखा हुआ है, जो कि मालव
मालवा की जो दिग्विजय का एक साक्षात कह सकते हैं कि एक उदाहरण है। तो मालवा की दिग्विजय का युग अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा मैप है मौर्य कालीन यानी कि मौर्य काल जो हुआ था उसके बाद का ये है, जो कि मुख्य रूप से सीवी और मालव, अर्जुनन और योद्धे ये सारे के सारे वह क्षेत्र है जो कि यहाँ मुख्य रूप से जो बाहर से आकर ये जातियां बस गई थी, उन्हीं के नाम पर इस का नाम प्राचीन में मालव, अर्जुनन और योद्धे प्रदेश हुआ करता था। तो अब हम देखते हैं कि योद्धे प्रदेश करते हैं हम योद्धे गणतंत्र की। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था, यानी कि जो योद्धे जनजाति थी वह राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में स्थित थी और यह भी एक तरीके से गणतंत्री कबीला था। और संभवतः योद्धे ने ही उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट किया था, यानी कि जो कुषाण शक्ति थी, जो भारत में कुषाण शक्ति जो बाहरी विदेशी शक्ति थी, उसको भी इसी योद्धे कबीले गणतंत्रों ने खदेड़ा और राजस्थान से बाहर किया और वहां के उत्तरी राजस्थान से इसको नष्ट किया। योद्धे गणतंत्री कबीला ये होता है कि जैसे जो एक घूम फिरकर जो जात होती थी, घूम फिरने योद्धे गणतंत्री कबीले से अभिप्राय है कि एक प्रकार की जो जनजाति थी वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती थी और वहां की जो परंपरा है, वहां की जो शासन व्यवस्था है, एक अलग इनके नियम होते थे और इनका एक हेड होता था जिसको कि सभी में से चुना जाता था। जिस प्रकार इनकी भी एक गणतंत्री व्यवस्था थी। गुप्त काल तक ये गणतंत्री व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्धशासित के रूप में बनाए रखा, यानी कि मौर्य काल के पतन होने के बाद जब गुप्त वंश का उदय हुआ तो उस समय भी इस प्रकार की जो गणतंत्री व्यवस्था है गुप्त शासकों ने अर्धशासित तरीके से बनाए रखी। जैसा कि गणतंत्र मतलब जैसा कि वर्तमान में जैसे हमारा भारत हम भी हमारा गणतंत्र देश है, यानी कि इसमें एक शासन जो होता है राजतंत्र नहीं होकर गणतंत्र गण से चुना जाता है। तो इस प्रकार उनके जो प्रमुख होते थे वह भी गणों के अंदर, मुख्य रूप से गणों के अंदर से नागरिकों के अंदर से चुने जाते थे। परंतु 5वीं सदी में हुन आक्रमणों ने इन गणतंत्री जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लेकिन एक और आक्रमणकारी जो जाति थी वह 5वीं शताब्दी में हुन नामक एक जो आक्रमणकारी थे, उनका आक्रमण हुआ जब भारत में, तो उन्होंने इस गणतंत्री व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, जिसके पतन की चर्चा वृहत संहिता ग्रंथ में मिलती है। यानी कि जो उन्होंने जो योद्धे गणतंत्र की जो व्यवस्था थी इसको समाप्त किया, इसकी जानकारी हमें एक वृहत संहिता नामक ग्रंथ में मिलती है। इन जनपदों के पतन के बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर जाने लगे, जैसे कि मेवाड़, वांगड़, हाड़ौती, मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवात। अब हम देखते हैं कि इन जनपदों का, इन गणतंत्रों का जब पतन हो गया तो इसकी चर्चा हम जानते हैं कि योद्धे नामक गणतंत्र के पतन की जो चर्चा है वृहत संहिता नामक ग्रंथ में मिलती है। इसी तरह ये गणतंत्र जब जैसे जैसे समय बीता तो ये इन गणतंत्र जनपदों का अंत हो गया था और ये अपने अपने सीमा और क्षेत्रों के कारण अन्य नामों से जाने लगे, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, वांगड़, ढूंढाड़ प्रदेश इत्यादि, जो कि अब हम इनके अलग अलग जो मेवाड़, मारवाड़ है, इस प्रकार अब हम उनको जो कबीले थे, जैसे गणतंत्र जो थे, जनपद जो थे, उनका जैसे जैसे पतन होता गया तो बाद में जो उनके जो क्षेत्र है वह अन्य राजस्थान के अन्य प्राचीन नामों से जाने लगे, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, मांड, मारवाड़, और इस प्रकार जो है वह जाने लगे। तो आइए देखते हैं, हम चर्चा करते हैं सबसे पहले मेवाड़ जो अंचल है उसकी। जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है राजस्थान के विभिन्न अंचल जनपद के पतन के पश्चात जो क्षेत्र उभर कर आए वह अन्य नामों से जाने लगे, जैसे शेखावटी, मेवात, ढूंढाड़। राजस्थान के विभिन्न अंचल जैसे मांड, मारवाड़, मेवाड़, वांगड़ और हाड़ौती प्रदेश। उसके बाद जो हमारे जो सामने विभिन्न प्रकार के क्षेत्र उभर कर आए, जो कि राजस्थान के विभिन्न अंचल जैसे कि मांड, मारवाड़, मेवाड़, वांगड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़, मेवात और शेखावटी, यानी कि जो जैसे जनपदों का पतन हुआ उसके बाद अपने अपने क्षेत्रों में इन क्षेत्रों का विभिन्न नामों के साथ उदय आरंभ हुआ। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले मेवाड़। तो प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में थे। यानी कि हम जानते हैं कि इस समय हमने जो जनपद पढ़ा था वह पढ़ा था
ये सीवी जनपद, तो वही सीवी जनपद का ये पूरा एरिया मेवाड़ के रूप से जाने लगा। और जो मेवाड़ के अधीन अब आने लग गए थे, जैसे कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये जिले मेवाड़ राज्य के अधीन थे। जो आज हमें चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद जो भीलवाड़ा जो जिले हैं वो वर्तमान जो है वह मेवाड़ क्षेत्र के अधीन आते थे। और मेवाड़ उस समय शिवी जनपद के अधीन आता था, यानी कि पहले शिवी जनपद का उदय हुआ, फिर उसका पतन हुआ, फिर मेवाड़ क्षेत्र उदय हुआ। और मेवाड़ में वर्तमान में जो मेवाड़ है वह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद के नाम से जाने लगा। और इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक भूल राजवंशों का राज्य रहा। यानी कि जो मेवाड़ राज्य है, ये मेवाड़ राज्य पर जो है वह 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान तक भूल सिसोदिया वंश का राज्य रहा, जो कि मेवाड़ रियासत के नाम से जाने लगी। राजस्थान राजधानियां, अब हम देखते हैं कि इस क्षेत्र की जो विभिन्न राजधानियां अस्तित्व में आई, जैसे कि नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर, समय समय पर इसकी राजधानियां रही। ये सारी मेवाड़ की है जो है राजधानियां रही। अब हम देखते हैं ये वागड़ प्रदेश, मैप पे हम देखेंगे तो वागड़ जो ये मेवाड़ के जस्ट नीचे का क्षेत्र जो है वह वागड़ प्रदेश कहलाता था। राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो क्षेत्र है यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये क्षेत्र वागड़ क्षेत्र के नाम से जाने जाता था। उसी के साथ यह यहाँ पर भी एक वागड़ नाम से 2 क्षेत्र जाने जाते थे, जैसे पिलानी के पास नरहर, बादरा, नौहर, कर्णा का क्षेत्र, ये भी जो क्षेत्र था वह वागड़ के नाम से जाने जाता था। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागपाड़ या वागड़ कहा जाता है तथा इसकी बोली को वागड़ी कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है वह हम इसी क्षेत्र को वागड़ कहेंगे और यहाँ की जो बोली जाने वाली भाषा है वह वागड़ी कहलाती है। तो आइए अब हम अगले चर्चा करते हैं हम मारवाड़ जो क्षेत्र है वह प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, उसके बाद में किस नाम से जाना लगा। देखिए मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश की कालांतर में मारवाड़ कहलाया। हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पर जो मरु प्रदेश पढ़ा था हमने, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे ऋग्वेद, महाभारत। हमने यहाँ पर जो मरु प्रदेश पढ़ा था जिसका उल्लेख हमने पाया कि महाभारत और रामायण में और ऋग्वेदिक ग्रंथ में मिलता है। उसी प्रकार उस मरु प्रदेश का पतन होने के पश्चात उस क्षेत्र पर जो क्षेत्र अस्तित्व में आया वह मारवाड़ कहलाया। प्राचीन मरु प्रदेशी कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर नामक एक क्षेत्र जोधपुर में पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। गुर्जर प्रतिहार भी 6वीं शताब्दी से लेकर एक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने इस क्षेत्र पर राज किया। 6वीं शताब्दी में लगभग 7वीं सदी में इन्होंने मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हम जानते हैं कि जब प्रारंभ में जो मारवाड़ जो क्षेत्र था उस पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, उसके बाद में वहां पर लगभग राठौड़ वंशों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। अब हम देखते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है राजस्थान का क्षेत्र, ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान के पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है उसमें ये क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है या हाड़ौती अंचल कहलाता है। अब आइए देखते हैं इसकी विशेषता। हाड़ौती क्षेत्र आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था, यानी कि जो वर्तमान में जो हमारा कोटा और बूंदी जो क्षेत्र है उस वाला ये पूरा एरिया हाड़ौती कहलाता था। और उस समय यहाँ पर मेड़ा जनजातियों का आधिपत्य था। मेड़ा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। बूंदा नामक जो शासक था उसी के नाम पर इसका बूंदी नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हावड़ा शाखा ने इस पर अधिकार कर लिया, तभी से इस भूभाग को एवं वहां की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। यानी कि जो यहाँ पर उस समय जो बूंदा नामक मेड़ा का राज था उसी के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। और कालांतर में जब इस पर हाड़ौती नामक चौहानों का आधिपत्य हो गया तो उसी से ये क्षेत्र हाड़ौती अंचल या क्षेत्र कहलाया। और यहाँ की प्रमुख जो बोली है वह हाड़ौती बोली प्रमुख है। आइए अब बात करते हैं अपन ढोंडान जो राज्य है मध्य राजस्थान का उसकी।
तो देखिए ढूंढान जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढान नाम से प्रसिद्ध रहा है। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणाओं को और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढानी कहलाई। यानी कि जो 12वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से मीणा और बड़गुजर का अधिपत्य था, उसको हराकर 12वीं शताब्दी में कछवा नामक राजपूतों ने अपना इस पर अधिकार कर लिया। तब से यह क्षेत्र ढूंढान के नाम से जाने जाना लगा और इसकी राजधानी आमेर, जमवारामगढ़ नामक अलग अलग राजधानियां बनी और इस प्रकार यह क्षेत्र ढूंढान कहलाया और इसी की भाषा ढूंढान के क्षेत्र के आधार पर ढूंढानी बोली कहलाई। तो इस प्रकार अब हम पढ़ते हैं मेवात प्रदेश। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात क्षेत्र कहलाता था। यानी कि ये राजस्थान के अंतर्गत जो पूर्व जो है क्षेत्र यह मेवात कहलाता था मेव जनजाति के कारण। अब देखते हैं कि मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। यानी जो मेव जाति है इसका प्रमुख जो खलनायक कह सकते हैं अपन या नायक कह सकते हैं। नायक ने अपन मेव जाति का प्रमुख रूप से नायक जो था वह हसन खान मेवाती जो एक प्रमुख सेनापति था, जो कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की ओर से युद्ध में लड़ा और बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तो वह एक प्रमुख रूप से मेवात जाति का ही था। जैसे इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो राजस्थान के अलग अलग अंचलों को और भी किस अन्य नाम से जानते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे कि जैसलमेर का क्षेत्र मांड या वल्ल कहलाता है। ये जो क्षेत्र है जैसलमेर का क्षेत्र है जो कि मांड या वल्ल कहलाता है। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजराता कहलाता है। जोधपुर है उसका दक्षिणी भाग गुजराता कहलाता है। प्रतापगढ़ का क्षेत्र कांठल कहलाता है और झालावाड़ का मालवा कहलाता है। चूरू सीकर झुंझुनू का शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। ये जो पूरा क्षेत्र है यह चूरू झुंझुनू सीकर है, जो क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम देखते हैं प्रतापगढ़ है जो कि कांठल के नाम से जाना जाता है और ये यहाँ झालावाड़ है जो कि मालवा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस प्रकार हमने सबसे पहले देखा कि महाकाव्य कालीन दौरान जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र थे, जैसे मरु क्षेत्र, इस प्रकार उसके बाद में जनपदों का उदय और इस प्रकार उसके बाद में लगातार जो मेवाड़ मारवाड़ के नाम से अन्य क्षेत्र अस्तित्व में है। तो इस प्रकार हमने पार्ट नंबर 2 जो राजस्थान का इतिहास है वह राजस्थान के प्राचीन इतिहासों प्राचीन क्षेत्रों के नाम पढ़े और इस प्रकार ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। और इसके प्रश्नावली देखें तो ये अंचल यानी क्षेत्र कहलाता है और ये ऋग्वेद यानी कि प्राचीन ग्रंथ वेद कहलाता है। इसी के साथ क्षत्रप यानी कि प्रांत का मुखिया। राजस्थान भारत में शक जाति के शासकों तो प्रयुक्त, यानी कि जो भारत में जो शक जाति थी उसका जो प्रांत प्रमुख होता था वह क्षत्रप कहलाता था, जो कि वर्तमान में हम देखते हैं कि राज्यपाल का जो पद होता है वह उसी समय प्राचीन समय में भारत में क्षत्रप जनजाति का मुख्य पद हुआ करता था। अभ्यास प्रश्न की चर्चा करें तो देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तो वह मत्स्य विराटनगर। इसी के साथ हम देखते हैं कि कोटाबंदी वाला क्षेत्र कहलाता था तो हाड़ौती प्रदेश कहलाता था। ब्यावर अजमेर क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। जयपुर एवं उसके आसपास क्षेत्र की भाषा ढूंढानी कहलाती है। और महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों का नाम बताइए, तो ये हम पढ़ चुके हैं। महाभारत कालीन मत्स्य जनपद और मरु जनपद। शेखावटी में कौन कौन से जिलों आते हैं, तो शेखावटी में सीकर चूरू झुंझुनू जिले आते हैं। हसन खान मेवाती कौन था, तो हसन खान मेवाती मेवात की मेव जाति का प्रमुख नायक था, जो कि महाराणा सांगा की ओर से युद्ध में लड़ा, खानवा का युद्ध में लड़ा। देखिए लघुरात्मक प्रश्न, 5वीं सदी में के बाद राजस्थान के गणतंत्री जनपदों की व्यवस्था समाप्त क्यों हो गई थी। हम जानते हैं कि हुणों का आक्रमण हुआ था जिसके कारण यह व्यवस्था समाप्त हो गई थी गणतंत्र की, लेकिन गुप्त काल में इस व्यवस्था को अर्धशासित के रूप में मान्यता दी गई थी। और योद्धेय जो जाति थी, मुख्य रूप से योद्धेय जो उत्तर गंगानगर साइड में जो थे वह मुख्य रूप से योद्धेय जनजाति थी, जिसने कुषाणों को बाहर खदेड़ा था। और किन्हीं 3 जनपदों या अंचलों के बारे में लिखिए, तो या तो आपको 3 अंचलों के बारे में लिखना है, जैसे कि अंचल जैसे हाड़ौती शेखावटी या मेवाड़ मारवाड़, या फिर जनपद शिव जनपद, योद्धेय माला जनपद। इस प्रकार यह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और इस प्रकार राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों और वहाँ की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण
यह राजस्थान जो है अपनी परंपरा, अपनी वेशभूषा और अपनी भाषाओं का धनी कहलाता है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में। हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत, अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे हम। अब हम लास्ट में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3, तो इतिहास को जानने के स्रोत। तो मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहे हमारा वीडियो, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आपको वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।